saying no. He is saying he will come back. The topic of discussion. We are in agreement. No, we are no. in agreement with him. No. Yes. Let him speak. Yes. We are in Let him agreement. speak. पहले तो टीएमसी से आप पूछिए कि इतने दिनों तक उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि बीएलओस को जो मानधन देना था 18,000 रुपया, उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसका मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। ये बहुत अच्छा कदम है भारत निर्वाचन आयोग के, इस कदम की मैं सराहना करता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। एसआईआर पर संसद के बाद अब सड़क पर भी सियासी संग्राम की तैयारी है। दरअसल चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक पार्टीज को अपने वोट बैंक की चिंता होना शुरू हो चुकी है। आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत से विपक्ष ने एसआईआर को लेकर खूब हंगामा किया, और इतना हंगामा किया कि पहले दिन की संसद की कार्यवाही इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होना है और इसका रास्ता भी एसआईआर से होकर ही गुजरता है। टीएमसी की तरफ से एसआईआर को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपाया गया। वैसे तो सारा का सारा विपक्षी एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर सरकार को घेरने में लगा है, और कल इसकी तस्वीर संसद भवन के बाहर भी देखने को मिलेगी जब विपक्ष एसआईआर को लेकर हंगामा करेगा। इधर ममता बनर्जी बीच में जहां एसआईआर को लेकर कुछ नरम रुख अपना रही थी, अब वो वापस एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर चुकी हैं। मानो ऐसा लगता है कि अब विधानसभा चुनावों में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। पर क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा, या ये राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की तरह मिसफायर होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर जरूर तल्ख हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बंगाल में 1 करोड़ फर्जी वोटर होने का दावा कर दिया है। आज इसी एसआईआर पर मचे हुए सियासी संग्राम पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी मां की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है। एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। भाई आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है। कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर, तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है। 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके। ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। हारेंगे इस बार, बंगाल हारेंगे, इसीलिए परेशान। 26 में ममता बनर्जी अब फिर चीफ मिनिस्टर होंगे, और बीजेपी का 30 सीट भी नहीं मिलेगा। ये बीएलओ नहीं है, ये टीएमसी है। एक रिलीजियस कार्यक्रम करने के लिए एलओपी को कोर्ट जाना पड़ता है, और ये लोग 144 एरिया में 7 दिन से माइक बजा रहा है, शोर मचा रहा है, चोर मचाया शोर, और ममता पुलिस इनको सहारा दे रहा है। एक डीसी सेंट्रल ये सब कर रहा है। तो आइए आपके सामने सवाल रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा। संसद में हंगामा जोरदार, एसआईआर पर बार पलटवार। उत्तर प्रदेश टू बंगाल, एसआईआर पर बवाल। एसआईआर पर आर पार, बिहार के बाद अब बंगाल। एसआईआर की लड़ाई, बीएलओ पर सियासत गरमाई। दीदी वर्सेस मोदी, बंगाल में किसकी होगी जीत? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद। एहतेशामुल हक हैं, टीएमसी के नेता, चर्चा का हिस्सा। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद निखत अब्बास, कांग्रेस की प्रवक्ता, चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत अशोक यादव जी आपके साथ कर रही हूँ। आज देश में
सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष को क्या लगता है जिस पर सरकार को घेरा जाना चाहिए? पूर्णिमा जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में लोकतंत्र का है और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ बीएलओज एंड इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ पीडीए राइट्स सरकार कर रही है एसआईआर के माध्यम से, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? एसआईआर तो पूर्णिमा जी आज कोई नई में नहीं हो रही, बहुत बार एसआईआर हुई देश में, लेकिन मौतें पहली बार हो रही, इस तरह की चीजें पहली बार हो रही हैं कि बीएलओ अपना वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं। देश बिल्कुल अवाक हो जा रहा है। इस सत्ता लोलुपता में जिस तरह से अंग्रेज और मुगल्स ने लोगों की हत्याएं की, ये सरकार इंस्टीट्यूशनल मर्डर करवा रही है सत्ता का अपने हाथ में लेने के लिए, और मोदी जी संसद में कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी अदम गोंडवी जी की एक लाइन है कि जल रहा है देश, बहला रहे हैं कौम की, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और विपक्ष अगर इस तरह की ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है, सरकार से जवाब चाह रहा है, तो विपक्ष को ड्रामेबाज कहा जा रहा है। ड्रामा का इतिहास मोदी जी को नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ड्रामा की शुरुआत हुई थी और पहले ड्रामाबाज थे यूनानी कवि थेस्पिस्ट। उसके बाद हिंदुस्तान में ड्रामा की शुरुआत महाकवि कालिदास ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किए थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत 2014 में हुई थी, और ये माननीय मोदी जी इसके जनक हैं। जब 26 मई 2014 को मोदी जी संसद के चौखट पर इस तरह से नतमस्तक हुए थे, लेटे थे, देश को क्या लगा था? भाई, लोकतंत्र का इतना बड़ा पुजारी इतिहास के बाद पहली बार देश में आया है। लेकिन अब लोकतंत्र के पुजारी को देश ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र और संविधान की संस्थाओं का हत्यारा बना बैठा है पूरा सरकारी सिस्टम। तो देश तो तरस खा रहा है ऐसे ड्रामाबाज पे। और ड्रामाबाजी में कभी वो ड्रामेबाज, मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो प्रधान सेवक हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो महागंगा ने बुलाया है, ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही देश में? ठीक है। और ये देश नहीं देख रहा है क्या आपका ड्रामा? और विपक्ष को ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप कितने असंवेदनशील हो सकते हैं पूर्णिमा जी? बिल्कुल ठीक बात है साहब, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके हिसाब से ड्रामेबाजी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी बातों का इम्पैक्ट ग्राउंड पर हो क्यों नहीं रहा। होता तो बिहार में तस्वीर बदलती हुई नजर आती, होती तो दिल्ली में तस्वीर बदलती हुई नजर आती, होती तो हरियाणा में तस्वीर बदलती हुई नजर आती, होता तो लोकसभा के चुनावों में तस्वीर बदलती हुई नजर आती। लेकिन समस्या यह है कि जो आप कह रहे हैं वो जमीन पर उतर क्यों नहीं रहा कौशल कांत मिश्रा जी? और क्या यह हकीकत मान लिया जाए कि आज के इस बदलते परिवेश में परसेप्शन इज द रियलिटी? विपक्ष को तो कम से कम यही लगता है कि परसेप्शन इज द रियलिटी। अरे बेरोजगारी पर आपसे सवाल करें ना, देश में बाकी मुद्दों पर आपसे सवाल किया जाए जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा लगता है चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली की संसद हो, देश की संसद, सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। पूर्णिमा जी, एसआईआर के पीछे इंडी गठबंधन और विपक्ष के लोग इसलिए लगे हैं क्योंकि ये इनकी आदत है। इनका वोट बैंक हमेशा घुसपैठियों में होता है, रोहिंग्या में होता है, बांग्लादेशियों में होता है। इनके नेता अपने लेटर हेड पे फर्जी नाम लिख करके उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और अशोक जी ने आदम गोंडवी जी की बात याद दिलाई, तो समाजवादी पार्टी के लिए आदम गोंडवी जी साहब ने जो कहा था वो भी सुन लीजिए साहब। काजू भुने हैं पेट में, बिस्किट गिलास में, सारा समाजवाद उतर आया है विधायक निवास में। तो ये आदम गोंडवी जी समाजवादी पार्टी के लिए लिखा था। तो खैर, अब आते हैं एसआईआर पे। एसआईआर एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक तरह से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है। इतनी सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र की लड़ाई में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, या कि उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोर्ट की लड़ाई मान लीजिए इन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही है, एसआईआर पर ही तो बिहार का इलेक्शन लड़ने गए थे, क्या हो गया? जनता ने आईना दिखा दिया। जनता ने ऐसा आईना दिखा दिया कि जिस तरह से गंगा बंगाल पहुंचती है, बिहार होकर के बंगाल पहुंचती है, वैसे ही जब एसआईआर बंगाल पहुंचेगा तो ममता जी की सरकार जा रही है, उन्हें पता है
क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए वोट बैंक के नाम पे ममता दीदी ने अपने बंगाल में पाल रखे हैं। कौशल कांत जी, मुझे एक बात बताइए, ये घुसपैठियों के मुद्दे पर कब तक चुनाव आयोग के नाम पर खेलते रहिएगा सर? चुनाव आयोग ने तो आज तक बताया नहीं कि बिहार में जब एसआईआर हुआ तो कितने घुसपैठिए थे उसमें शामिल। ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है ना। होम मिनिस्ट्री अपना काम करे, चुनाव आयोग अपना काम करे। घुसपैठियों को रोकना है तो लेकर आइए ना सारे के सारे बिल जो आप ला रहे थे और घुसपैठियों को रोक दीजिए। एसआईआर के नाम पर, चुनाव आयोग के नाम पर कब तक घुसपैठियों वाला दाव चलते रहिएगा सर? पूर्णिमा जी, ये संविधान है, आप संविधान को आइसोलेशन में नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। संविधान पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है और हो रहा है। पैची पैची इंप्लीमेंटेशन संविधान का नहीं होता। ये पूरे संवैधानिक संस्थाओं का की जिम्मेदारी है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब इसमें भारत के नागरिक वोट करेंगे। और ये जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की जितनी है उतनी ही एजुकेशन मिनिस्ट्री की, उतनी ही हेल्थ मिनिस्ट्री के, सबकी उतनी आपकी, उतनी मेरी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होम मिनिस्ट्री के तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसमें एक तरीका है कि जिनका वोटर आईडी कार्ड सत्यापित नहीं हो सकता, जिनके पेरेंट्स का ट्रेस भारत में नहीं मिलता, और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि केवल वोट वही दे सकता जो भारत का नागरिक हो। तो अगर भारत का नागरिक वोट दे रहा है और जो गैर नागरिक है वोट नहीं दे रहा है, तो जिसके इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है उनको उसको फायदा मिलता होगा, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी को, बिहार में आपने देख लिया कांग्रेस और आरजेडी का क्या हाल हो गया, वेस्ट बंगाल में ममता जी है, पूरा देश जानता है कि ममता ने किस तरह से आस्तीन के सामों को पाल के रखा हुआ है, और उनका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाती है, फर्जी आधार कार्ड बनवाती है, उसके बेसिस पे जीत के आती है। इसमें नई बात क्या है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बच्चा जानता है ये तो। ठीक है, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं ना जो बात रवि किशन की तरफ से कही गई कि भाई बिहार बंगाल में इतने फर्जी वोटर हैं, 1 करोड़ फर्जी वोटर रवि किशन जी की तरफ से बंगाल में बताए गए, तो फिर एसआईआर के जरिए आप इंतजार करिए कि उतने नाम कटेंगे। और विपक्ष इसको लेकर कहता है कि इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। निकत अब्बास भी जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। बोलिएगा पहले, कौशल कांत जी आप बोल लीजिए, फिर मैं निकत से सवाल लेती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो भी बिहार में वोट कटे उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग अपने पते से शिफ्ट हो गए, पर वो लोग जो नहीं मिले वो कौन है? वही तो इनके दामाद हैं जो लोग इनको रखना चाहते हैं। यही हाल बिहार बंगाल में होने वाला है। ठीक है निकट, बिहार में हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। बिहार के नतीजे सबके सामने हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल मुद्दा नहीं रहा। अभी भी उसको आप लोग एसआईआर के मुद्दे को लेकर आपने कल भी संसद भवन में तैयारी कर ली है कि हम विरोध जताते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देगी तो हम तारीख बढ़ाने के निर्देश दे सकते हैं। और वैसे भी चुनाव आयोग ने हर जगह तारीख को बढ़ाया भी है अपने आप से ही। और आपको याद होगा बिहार में भी जो है तारीखों को बढ़ाया गया था ताकि कोई भी वैलिड वोटर है वो छूटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या इस बार भी सत्र सिर्फ एसआईआर के मुद्दे की भेंट चढ़ जाएगा? कोई और देश के जरूरी मुद्दे नहीं है, गहन मुद्दे नहीं है जो विपक्ष की भूमिका में आते हैं, जिसको लेकर सरकार को घेरे और इनसे सवाल करे? पूर्णिमा जी, आपको, आपके व्यूअर्स को और मेरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। पूर्णिमा जी, मुझे एको हो रहा है, हम इसको ठीक करा पाएंगे? बिल्कुल, मैं करेक्ट करवा देती हूँ निकट, अगर आप टाइम लेना चाहें तो आप ले लें। क्योंकि मुझे वापस एकदम से सुनाई दे रहा है सब। निकट की आवाज को प्लीज करेक्ट। अभी ठीक है निकट? बहुत। हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ निकट, आवाज ठीक है? अब बेहतर है, वो एको है लेकिन मैं ठीक है, मैं समय ले लेती हूँ, बेहतर है लेकिन फिर भी एको हो रहा है। खैर, आपने बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछा और मैं स्पष्ट जवाब दूंगी। आपने कहा कि क्या ये भी सत्र में सिर्फ हम एसआईआर का मुद्दा ही डिस्कस कर देंगे और सत्र निकल जाएगा? मुझे बताइए, जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसको देश के प्रधानमंत्री ड्रामा कहते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो जरा बताइए देश को कि डिलीवरी में आपने एसआईआर की डिलीवरी को क्या दिया है? आपने दिया है कि बीएलओ की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, उन पर इतना प्रेशर, इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो सुसाइड नोट में लिखकर चले जाते हैं 27 दिनों में
32 बीएलओ खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और सुसाइड नोट में ये लिखा जाता है टारगेट का प्रेशर, 18 घंटे काम करने का प्रेशर, हमें जबरदस्ती भेजा जा रहा है, सोने नहीं दिया जा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को सुसाइड हो रहा है। तो ये जो पीएम हवा में भाषण दे रहे हैं और बीएलओ की जान जमीन पर जा रही है, तो मुझे लगता है जो जमीन पर जान जा रही है देश की जनता की, उस पर सवाल उठाना चाहिए और विपक्ष वही कर रहा है। ये जिम्मेदारी है हमारे विपक्ष की और देश की जनता की कि सत्ता में बैठे उस सरकार से सवाल पूछे, और सरकार की जिम्मेदारी है और मजबूरी है कि वो जवाब दे। लेकिन हर बार आते हैं तो दाएं बाएं कान पकड़ने लगते हैं। अरे बताइए 27 दिनों में 32 बीएलओ की मौत कैसे हो गई? आप बताइए कि 12 राज्यों में एक तरह का एसआईआर होता है, लेकिन असम में जहां आपको लगता है एसआईआर से आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि टोपी फिरा चुकी हैं आप पहले ही, वहां उसको आप सूची से पहले से एकदम लास्ट में ले आते हैं। और असम में जो एसआईआर होगा वो दूसरे तरीके का होगा कि भाई बीएलओ जाएगा और ठीक 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 करके घर से आ जाएगा, सिर्फ टिक मार्क। तो इस पर सवाल अगर होगा तो विपक्ष का वो नाटक नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से आप भाग सकते हैं, विपक्ष नहीं भाग सकता। हम तो लगातार पूछ रहे कि बताइए इस प्रकार ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नीति तो दिख नहीं रही है एसआईआर में। यहां तो वोटर लिस्ट में इंजीनियरिंग लगातार चल रही है, सिस्टमैटिक इंटरफेरेंस रिवीजन बन गया है। अरे सवाल ये पूछा जाता है कि इतनी हड़बड़ी क्या है कि लोगों की मौत जो है वो आपके एसआईआर की कीमत चुका रहा है, लोगों के घराने उड़ रहे हैं क्योंकि सरकार को एसआईआर कर रहे हैं। इतनी हड़बड़ी, इतनी तो सरकार ने चर्चा से निकट मना किया क्या? करने की साजिश क्यों हो क्या रही है? सरकार ने ये कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे एसआईआर पर? नहीं तो सवालों के जवाब देना। आप मुझे तो वो चर्चा के दौरान ही तो दिए जाएंगे। लोग कैसे मर गए? ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जब सदन तक पहुंचा और सरकार ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए? सदन में चर्चा करेंगे ना, क्या चाहते हैं आप? सदन में ही चर्चा करना चाहते हैं ना? तो सदन जब चर्चा के लिए तैयार है, प्रमाण किया, ये तो इतिहास गवाह। जब सदन चर्चा के लिए तैयार है निखत, तो सदन के अंदर ही चर्चा करेंगे ना। चर्चा के लिए कहां सरकार इनकार कर रही है? अरे करिए ना, करिए, आप डिफाइन करिए ना वो आवर, आप डिफाइन करिए। हमें तो वो यही तो कह रहे हैं कि उसके लिए अभी समय निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अच्छा मुझे बताइए, आज बताइए पूर्णिमा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं। मुझे बताइए मणिपुर पर इस सरकार ने सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए और क्यों ये दाएं बाएं भागते रहे? सत्र को यहाँ पर अविश्वास पत्र पर मणिपुर में सदन में चर्चा हुई, कुछ सवालों आपके बताए गए समय पर नहीं हुई, लेकिन मणिपुर को लेकर चर्चा हुई सदन में। चर्चा हुई जब दबाव तो आप दबाव बनाइए ना निखत, यही तो है विपक्ष अच्छा दबाव बनाए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार से सवाल करिए, उनको जवाब देने के लिए बाध्य करिए, यही तो विपक्ष की जरूरत है। और इस मामले में तो फिर आप अच्छा विपक्ष है, अगर आप दबाव बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं तो वही तो कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। तो सरकार तैयार तो है चर्चा के लिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ ऐसी है कि ये जवाब देने को तैयार नहीं। कहां तैयार है? ये सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? मैं तो पूछ रही हूँ कहां तैयार है? कब डिफाइन करेगी वो आवर, कब वो सवालों के कौशल कांत जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद में एहतशाम हक साहब आपके पास और फिर राकेश सर मैं आपके पास आती हूँ। कौशल कांत जी जवाब दीजिएगा। मैं कुछ चीजें बड़ा क्लियर कर दूं जो बार बार हो रही कि एसआईआर की वजह से बीएलओ की हत्या या सुसाइड हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी बिहार में बंगाल से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, चेक किया जाए, बंगाल के इक्विवेलेंट तो पॉपुलेशन है ही है, वहां पर किसी बीएलओ ने हत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की। बंगाल में क्या हो गया जाते ही जो वहां के बीएलओ आत्महत्या करने लगे? ये सोचने की बात है। और दूसरे, पूर्णिमा जी एक और आंकड़ा देना चाहता हूं कि बहुत वर्क प्रेशर है कहा जा रहा है। मुझे ये बताइए, एक बीएलओ के हाथ में 800 से लेकर के 1200 वोट होते हैं, यानी कि ऑन एवरेज 1000 वोट का काम एक बीएलओ देखता है। अगर एक परिवार में, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट बंगाल को जितना मैं समझता हूं, एक परिवार में 5 लोग अगर वोटर हैं तो यानी कि कुल हुए 160 से 190 परिवार को एक बीएलओ को देखना है। अगर उसको हम 30 दिन से भागते देते हैं तो रोज के 5 परिवार के पास उसे जाना है, फॉर्म देना है। अब मैं कानपुर गया था, मेरा बीएलओ आया, मेरे को फॉर्म दिया, भरा, दे के चला गया, मैंने उसको भरा दे। इसमें प्रेशर कहां है? प्रेशर यहां पर है पूर्णिमा जी कि वो मामला वेस्ट बंगाल का है। ममता दी का खौफ है ये
ममता जी के टोलेबाजों का डर है ये, ममता जी के गुंडों का डर है ये कि किसी जो अवैध घुसपैठी है उनका वोट काटे कैसे, वो प्रेशर यहां पे है। इसलिए चर्चा तो जरूरी है और चर्चा होगी, लेकिन वो पार्लियामेंट के सदन के नियमानुसार होगी। तो इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचा रखी है? और अगर हमारी मित्र बोल रही थी कि एसआईआर पे इतने सारे आंकड़े और फेक है और इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, तो राहुल जी ने तो 2-2, 3-3 बार बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा प्रोजेक्टर लगा करके पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जनजी को अपने साथ लेने की कोशिश की। कोई नहीं आया और ना ही एक भी चीज साबित कर पाए वो सुप्रीम कोर्ट में, जहां से ये पता चले कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। एक भी वोट नहीं साबित कर पाए। सुप्रीम कोर्ट बुलाता रह गया कि आप हमें बताइए आकर के कि कोई एक गलती, तो पर वो भाग जाते हैं। तो ये जो राहुल गांधी की पत्थर मारो और भाग जाओ, कश्मीर वाली पॉलिटिक्स जो कश्मीर के दंगाई करते थे ना, पत्थर मारो और भाग जाओ, वो पॉलिटिक्स का जमाना गया। और उसी के पीछे ठीक है, लेकिन कुछ विषय इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं कौशल कांत जी। अगर बार बार एसआईआर पर कुछ सवाल उठकर आ रहे हैं, ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार अगर चुनाव आयोग की सिर्फ पैरोकार ना बनकर एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवा देगी तो क्या चला जाएगा? कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी शक शुबा है तो उसको दूर करिए ना, उसकी जिम्मेदारी। कब तक एसआईआर पर हम और आप बैठकर यूं ही चर्चा करते रहेंगे? एहतशामुल हक साहब बताइए जरा मुझे ममता बनर्जी को लेकर, भाई समझ में नहीं आता कि कभी नरम कभी गरम, क्या रुख है उनका एसआईआर को लेकर? कुछ डर है मन में कि एसआईआर हो गया तो क्या हो जाएगा बंगाल में? चुनाव हारने का डर है, या मुस्लिम वोटर्स कट गए या जिन्होंने अपने कागज नहीं दिखाए उनका नाम कट जाने का डर है? क्या दिक्कत है बंगाल में भाई ममता बनर्जी को? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिएगा, इसलिए कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी अपने तरफ से। आपने कहा कि ममता बनर्जी को डर है, किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को डर नहीं है। चौथी बार मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2026 में मैं चौथी बार सरकार हम लोगों की बन रही है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप रहा कि कभी नरम और कभी गरम। देखिए नरम और गरम का बात ऐसा है कि ममता बनर्जी हमारे राज्य के मुखिया के साथ साथ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में पॉपुलर नेत्री है। वो एक ऐसी नेत्री है जो समझिए कि ग्राउंड लेवल से समझिए मिनिस्टर हुए, वो आंदोलन कर करके समझ लिए। तो आज देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बहाना से ये चुनाव आयोग और समझ लिए कि केंद्र सरकार मिली भगत की कोशिश करने की कि यहाँ सत्ता में हम यहाँ दाखिल करेंगे, सत्ता हम 2026 इसमें कहीं। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि इनकी सपना कभी पूरी नहीं होगी। और एक बात मैं बोलना चाहता थोड़ा सा आपका आवाज एहतशामुल हक साहब बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, वरना मैं आपको पूरा बोलने का समय एक बार, ठीक है एहतशामुल हक साहब के साथ दोबारा से मैं जाऊंगी, तब तक निखत का भी जरा एक बार ऑडियो करेक्ट करेंगे। राकेश शुक्ला जी अभी जो बात एहतशामुल हक ने कही मैं उसी को बस आगे बढ़ाती हूँ। एसआईआर को लेकर देखिए कैसा ज़बरदस्त एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट मशीनरी अलग अलग है। अभी कह रहे हैं नेता टीएमसी के कि हम बंगाल का चुनाव हम जीत रहे हैं। अब ये बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ करवा रहा है, स्टेट मशीनरी सब कुछ करा रही है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी के प्रेशर में है वहां की स्टेट मशीनरी? अगर कहती है बीजेपी कि हम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या विपक्ष फिर ये कहेगा कि देखिए ये तो वोट चोरी करके जीत गए? नहीं, यदि वोट चोरी होगी तो स्टेट मशीनरी के माध्यम से ही होगी ना भाई। ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे नहीं कि वहाँ एक एक पेटी एक एक ईवीएम से निकाल के वोट और भारतीय जनता पार्टी को डलवाएंगे। मशीनरी तो स्टेट की ही होती है और बंगाल में मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट की ही है। इसीलिए जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसमें बंगाल में ही बीएलओ प्रदर्शन करने क्यों उतरे, 11 राज्यों में क्यों नहीं उतरे? ये पूरा जो आपने पहला शब्द कहा नैरेटिव का, वो वास्तव में एक नैरेटिव ममता जी सेट कर रही हैं। और वो नैरेटिव ये है कि जो बंगाल का चुनाव हो उसमें भाजपा बनाम तृणमूल होना चाहिए, लेफ्ट और कांग्रेस नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुद्दा पहले आया है एसआईआर का, और यही एसआईआर के मुद्दे को ममता जी अब हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक शब्द और कहा है कि किसी का वोट हम कटने नहीं देंगे। तो किसी का अर्थ लगाइए कौन है? वो एक खास समुदाय है। वो अपने उसी खास समुदाय को मैसेज कर रही हैं कि भाजपा वाले आपका वोट काटेंगे।
और उसी से वहाँ एक नया समीकरण तैयार होगा हिंदू मुस्लिम का। और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में वहाँ का पूरा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा SIR से शिफ्ट होके। तो उस शिफ्टिंग का एक काम चल रहा है जिससे ममता जी कांग्रेस और लेफ्ट को बाहर रख सकें। क्यों? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि यदि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी फिर से बंगाल में आ गई तो उससे सीधा नुकसान ममता जी को होगा और ममता जी ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसीलिए आप देखिए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी इंडी गठबंधन के संस्थापक सदस्य रहने के बावजूद ममता जी इंडी गठबंधन से बाहर गई और कांग्रेस लेफ्ट पार्टी से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। आज भी वो क्या कह रही हैं कि इंडी गठबंधन का बागडोर यानी तृणमूल के नेताओं से कहलवाया जा रहा है कि ममता जी के हाथ में आना चाहिए। जो तकनीकी तौर पे इंडी गठबंधन में नहीं है वो इंडी गठबंधन की बागडोर अपने हाथ में क्यों लेना चाहता है? वो इसलिए लेना चाहता है कि जिससे हम कांग्रेस को उससे बाहर कर सके। तो सारी जो रणनीति चल रही पश्चिम बंगाल में वो यही चल रही है कि लेफ्ट और कांग्रेस को बाहर कैसे रखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी इसको एक नेशनल मुद्दा बना दिए हैं, उसको वो रीजनल में कन्वर्ट करके ममता जी और सीधे पोलराइजेशन के मुद्दे पे ले जाएंगी, यानी कि हिंदू मुस्लिम पे। इसलिए SIR पे पूरी रार बंगाल में मचा के रखा है ममता जी ने और इसीलिए उनके BLO सड़क पर उतरे हुए, क्योंकि BLO स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। ठीक है, लेकिन अगर वंदे मातरम पर चर्चा का समय तय किया जा सकता है तो विपक्ष की मांग पर SIR पर चर्चा के लिए समय से तय क्यों नहीं किया जा सकता? पूर्णिमा जी आपको ही पता है कि पॉलिटिक्स में जब दोनों पक्षों को कोई चीज सूट करती है ना तो उसको खींचा जाता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि SIR से हमें कोई नुकसान नहीं होता और उसका टेस्ट हो गया है बिहार में। बिहार में SIR का मुद्दा बहुत पीक पे पहुंचा था, लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए उसमें SIR 0 साबित हुआ है। तो SIR का मुद्दा फिर आ गया है और SIR के मुद्दे को लेकर यदि समूचा विपक्ष खड़ा होता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है और विपक्ष को ये लगता है कि SIR एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सरकार बोलेगी नहीं और हम इसको गरमा सकेंगे। इसलिए ये मुद्दा गर्म रहेगा और संसद के मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी मुझे लगता है ये एक हंगामे की भेंट इस मुद्दे पर चढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। अशोक यादव साहब, जब बिहार में SIR को लेकर नोटिफिकेशन आया, ये कहा कि भाई SIR बिहार में कंडक्ट होगा, तो वहां पर एक आधार कोर्ट के सामने भी रखा गया और जिस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और जो इसको लेकर अपील आई थी उस पर भी कोर्ट ने अग्री करते हुए कहा कि भाई थोड़ा ज्यादा समय होता तो बेहतर होता। अब मामला उत्तर प्रदेश में पलट रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जल्दी क्या है, तो या तो देरी से हो तो समस्या, समय से हो जाए तो समस्या। SIR हो या ना हो ये भी आप चाहते हैं कि नहीं चाहते अशोक जी? भाई वोटर लिस्ट को सर सुधारना तो पड़ेगा ना, ये तो जरूरी है ना। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही बात है, वोटर लिस्ट को सुधारना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को उनके मूर्त रूप में, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में देना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। सवाल यह है कि जब SIR के नाम पर 30 डेज का टाइम बाउंड कर रहे हैं, समस्या इस बात से, आप देखिए इंटरनेट की समस्या से अभी TMC के प्रवक्ता अपनी बात नहीं रख पाए। जब इस लेवल का जो इंटरनेट का ग्लिच है तो आप गांव में, रूरल एरियाज में इंटरनेट का ग्लिच का क्या आलम हो सकता है? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको BLO फेस कर रहा है और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो सुसाइड करने को बाध्य हो रहा है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि खाली BLO जो पश्चिम बंगाल में समस्या है, उत्तर प्रदेश में कितने BLOs मरे भाई साहब। और अभी कल जो सर्वेश सिंह जो BLO जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो बोला कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन इस प्रेशर की वजह से मैं नहीं जी पा रहा हूं, मेरी 2 मासूम बेटियां हैं, मेरे परिवार का ध्यान रखना, ये सारी चीजें पूर्णिमा जी मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है कि अभी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस बात को जो है यहाँ भाजपा के साथी कैलकुलेशन में, मैथ का कैलकुलेशन बता रहे हैं कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 5 घर जाना, ये जाना, ये मैथ की कैलकुलेशन नहीं है मित्र। ये कम से कम कुछ सेंटिमेंट्स अगर आपके अंदर संवेदना बची हो मोदी जी के अंदर या आप लोगों के अंदर, तो उस संवेदना को सोचिए, उस BLO के परिवार के बारे में सोचिए। तो आप इसको नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, घुसपैठिये की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, घुसपैठियों की बात अगर किया जाए, मैं एक पूर्णिमा जी रिपोर्ट लेके बैठा हूं, 5 नवंबर 2025 लाइव ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रांट बिल टू BJP वर्कर्स अक्यूज्ड ऑफ फेयरिंग अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का विक्रम रॉय जो घुसपैठियों को घुसा रहा था हिंदुस्तान में बांग्लादेश के, और पकड़ा गया, STF ने पकड़ा, 2 साल जेल में था, फिर हाईकोर्ट इलाहाबाद से उसको जो बेल ग्रांट हुई।
आप ये बताइए, घुसपैठिया एक गाना गा रहा है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। भाजपा के लिए गा रहा है कि चुनाव जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, क्योंकि घुसपैठिया का मुद्दा भाजपा को देता रहेगा। घुसपैठिया जैसे चुनाव खत्म होगा, घुसपैठिया वहां से ट्रेन पकड़ के दूसरे राज्य में चला जाएगा। कहां दे रहे हैं अशोक यादव जी? दे रहे हैं क्या घुसपैठिया इनको वोट दे रहे हैं? घुसपैठिया मुद्दा दे रहा है, घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम दे रहा है, घुसपैठिया एक इशू दे रहा है इनको। पर वोट किसको दे रहा है घुसपैठिया? भाजपा को, बीजेपी को वोट देता है घुसपैठिया। बिल्कुल, देखिए घुसपैठिया यादव जी कैसी बात कर रही है? देखिए यादव जी, घुसपैठिया बीजेपी को अगर वोट दे रहा है ना तो फिर इनको फिर एसआईआर की जरूरत नहीं है, आप ये समझिए टेक्निकली स्पीकिंग। घुसपैठिया बीजेपी को मुद्दा दे रहा, घुसपैठिया है ही नहीं। अभी मैंने आपसे पूछा वोट किसको दे रहा है, तो आपने कहा बीजेपी को दे रहा है। देखिए घुसपैठिया है ही नहीं। आप घुसपैठिया है ही नहीं, घुसपैठिया है ही नहीं, यही असली घुसपैठिया है ही नहीं। आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए कितना घुसपैठिया है कौशल। अरे भैया आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आइए कौशल जी, आइए। घुसपैठिया है ही नहीं। सदन में निकट आ रही हूँ, बस इसके बाद निकट इसके बाद आ रही हूँ। पहले कौशल जी का घुसपैठिया। अरे अशोक जी निकट आ रही। अशोक जी मैं अपनी घुसपैठिया का बात माननी। अच्छा जवाब ले लीजिए, वहाँ जवाब अशोक जी जवाब लीजिएगा, फिर निकट को भी मुझे समय देना है। जवाब लीजिएगा कौशल जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अशोक जी, मैं अपने प्रधानमंत्री, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री जिनको आप बोलते हैं, देश के सभी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा था उस समय के होम मिनिस्टर ने जो आंकड़े रखे थे उसके हिसाब से भारत देश में कम से कम 7 करोड़ के आसपास घुसपैठिए का आकलन लगाया गया था। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं भैया, सदन, अरे सुन तो लीजिए महाराज, 2014 से। अरे भाई आपने तो कहा ही नहीं ना, आपने तो ये कहा ही नहीं, तो मैंने इसलिए वो आंकड़ा दिया जो विपक्ष की सरकार यानी इंडी गठबंधन वालों की सरकार। आपने घुसपैठियों को बाहर किया, 35 लाख गायब हो गए लोग, कहाँ गए, कौन थे वो? आपके रिश्तेदार थे? अरे भाई कहाँ गए वो लोग? तो आपको बताना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, नहीं घुसपैठिया है नहीं है, ये अभी उससे नहीं साबित होता ना, एसआईआर से ये पता चलता है कि जो नकली वोटर है वो पकड़े गए। ठीक, अब घुसपैठिए वही लोग होते हैं थे ना, राकेश सिन्हा आरएसएस वाले, थे ना। अरे अशोक जी जब सवाल पूछा जवाब लीजिए, जवाब प्लीज। ठीक है। एसआईआर से जो फर्जी वोटर होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। करीब 65 लाख वोटर बिहार के थे, जिसमें से 35 लाख ऐसे थे जिनके बारे में पता ही नहीं चला वो कौन थे। वही आपके वोटर थे जिनकी आपको चिंता है, और वही वोटर की बंगाल की सीएम को चिंता है, इसीलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। और आप बताइए, जैसे हमारे सीनियर पत्रकार ने बताया कि इतने सारे प्रदेश में लोग एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी मैं कानपुर में खुद करवा के आ रहा हूं अपनी प्रक्रिया, फॉर्म भर के आ रहा हूं। क्या समस्या है भाई? अगर भारत के लोकतंत्र में भारत का नागरिक वोट दे, इससे अच्छा लोकतंत्र क्या हो सकता है? पर खाली लाल किताब को हाथ में लेकर के, जो राहुल गांधी जी ने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिया था ना, जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं था, सफा चट था, वाले कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के चलने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाते। ठीक है, आपको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है। ठीक है निकट, 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा लगभग 1.2 CR के आसपास अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। फिर उसके बाद यूपीए 2004 से 14 के बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई, जिन्हें विदेश वापस भेजा गया। उनका जो ऑफिशियल आंकड़ा था जिन्हें डिपोर्ट किया गया वो 82,000 से 88,000 के आसपास का रहा। फिर 2014 के बाद भी कुछ संख्या रिपोर्ट की गई और 2016 में लगभग 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशियों का, ये आधिकारिक आंकड़ा मैंने अब पढ़ के बताया। यादव साहब कह रहे हैं घुसपैठिए है ही नहीं। अगर घुसपैठिए नहीं है तो डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है? घुसपैठिए नहीं है तो फिर नकली आधार कार्ड बनवाकर लोग अपने आप को इंडियन सिटीजन बताकर बैठे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सारे दस्तावेज देने की एसआईआर के लिए तो उनके पास सारे दस्तावेज है नहीं। तो घुसपैठिए तो है ना, सम वे और दी अदर तो उनको डिलीट तो करना ही पड़ेगा। पूर्णिमा जी मैं आपका सवाल समझ गई। पूर्णिमा जी, मैं समझना चाहती हूँ, हम इतने इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले 30 या 60 सेकंड पहले ऐसे चर्चा हुई जैसे हास्य का विषय बन गया हो घुसपैठिया शब्द। सवाल ये होना चाहिए कि ये घुसपैठिया वोट किसे दे रहा है, या सवाल ये होना चाहिए कि 11 साल की सरकार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं ने और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये छाती पीट कर कहा हो कि मेरे हिंदुस्तान का कोई बाल भी बाका
नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ नहीं आ पाएगा सीए के बाद से, तो आप मुझे बताइए कि आज घुसपैठिया है क्यों? मैं नहीं जानती किसको वोट देता, लेकिन जिस लहजे में आपने, पूर्णिमा जी बुरा मत मानिएगा, जिस लहजे में आपने, नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, पत्रकार जी, क्योंकि वही घुसपैठिया पहले किसी और को वोट देते थे, किसी और को नहीं देते थे, अब आज भी वही स्थिति है या बदल गई है ये नहीं जानती मैं। पूर्णिमा जी, मैंने पूर्णिमा जी सुनिए, बीच में नहीं टोकते। हाँ, नहीं टोकते हैं निखत, टोकते हैं क्योंकि हो सकता है कि सवाल आपके जहन में कुछ हो और मेरे मन का सवाल कुछ और हो। जरूरी नहीं है कि वो अलाइन हो सके, जरूरी नहीं है कि वो अलाइन हो सके, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, मुझे चर्चा करनी है, दोनों में अंतर है। आपने सुनिए ना, बोलिए ना पूर्णिमा जी, जिस तरह से आपने अभी बोला और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि अरे घुसपैठिया है ही नहीं, अरे तो सवाल आपसे पूछ भाई, ये तो यादव जी कह रहे हैं ना कि घुसपैठिया नहीं है और वो वोट भी देते हैं तो बीजेपी को देते हैं, तभी तो मेरे समाजवादी पार्टी कह रही है, और उसी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करने के लिए निकली थी। शासन आपका और घुसपैठियों। हाँ, तो पूछिए ना सवाल इसको लेकर, तो इसको लेकर सवाल पूछिए, संसद में उठाइए मुद्दा, पूछिए होम मिनिस्ट्री से कैसे घुसपैठिए हैं, पूछिए। एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ निखत जी? अब आ जाते एसआईआर पे। निखत जी, एक छोटा सा सवाल, समय बहुत कम बचा है लास्ट का। कौशल कांत जी जल्दी से 5 सेकंड में अपना सवाल। निखत जी, सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। सिर्फ ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट में अगर एनआरसी का बिल आता है तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? इसका जवाब दे दीजिए। एनआरसी अगर आता है पार्लियामेंट से तो कांग्रेस और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ में है कि नहीं है? जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ, सुनिए जी। बिल्कुल, पार्लियामेंट की बात हो रही है, आप और मैं प्रवक्ता हैं, पार्लियामेंट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो पास होगा नहीं होगा, वो अरे कांग्रेस समर्थन में है कि नहीं है? पर 2 मत नहीं हो सकते ना, 2 मत नहीं हो सकते, घुसपैठियों का निकालना भी है, एनआरसी पर सपोर्ट भी नहीं करना है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड आपके लिए रख रही हूँ और एहतिशाम लाल के लिए भी 30 सेकंड रखते हैं चर्चा। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। राकेश शुक्ला जी पहले आपके 30 सेकंड ले बंगाल जी, पूछिए। हाँ बोलिएगा सर, ओवरऑल कहाँ जाता हुआ दिख रहा है सारा का सारा मामला, ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जुलाई से लेके और हम यहाँ नवंबर दिसंबर में आ गए हैं, तो पिछले जिस तरीके से ये एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हुआ था पूर्णिमा जी जब ये मुद्दा आया था कि प्रदूषण और आपके दिल्ली बम ब्लास्ट पर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाएगा और संसद में ये लाया जाएगा मुद्दा। तो मुझे लगता है कि भारत के अधिकांश जनमानस को खुशी हुई थी कि ये 2 ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, यदि विपक्ष लाता है तो सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक की जगह पे राजनीतिक मुद्दा हावी हो गया और एसआईआर को लेके हंगामा फिर से खड़ा। ठीक है, एहतिशामुल हक साहब, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ज्यादा आपसे बात नहीं हो पाई, अभी आपको 30 सेकंड समय दे पाऊंगी, प्लीज अपनी बात उसमें रखिएगा। देखिए, मैं डॉक्टर कौशल साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बिहार होते हुए बंगाल जाएंगे, तो मैं एक बात आपको पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी सपना जो है बंगाल में कभी साकार नहीं होगा। 2026 में हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ में कम से कम, अभी हमारे पास में मौजूदा सीट 225 है, आने वाले 2026 में कम से कम 230 प्लस लेके आएंगे और इनके सपना को कभी साकार नहीं होने देंगे। बंगाल से जो माने बिहार से जो गंगा बहती है, यहाँ जब होता है तो देखिए यहाँ ज्वार भी होता है, भाटा भी होता है, तो यहाँ गंगा की नदी जो है दूसरे वो बहा। ठीक है, सिर्फ ममता बनर्जी को ही पहली बस सर, फिर उसके बाद इतना याद रखिएगा, बंगाल में जीत हो भी गई, अगर बंगाल में जीत हो गई तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल मत उठाइएगा, ये मत कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारों पर काम करता है, क्योंकि फिर तो तब सरकार आप ही की बनेगी अगर आप जीतेंगे तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, निकत अब्बास आपका भी धन्यवाद, अशोक यादव जी, एहतिशामुल हक साहब, राकेश शुक्ला जी शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।